रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस क्रेजी सो एपिसोड 11। दिल्ली का जाना माना क्लब राज क्लब जो काफी बड़ी और साथ में वहां पर सभी अपनी रात को एक स्पेशल बनाने के लिए उस जगह पर आते थे, क्योंकि यह काफी साफ सुथरी क्लब थी जहां पर लोग अपने फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों, अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहां पर एक अच्छी डिनर डेट मनाते थे। वही चेयर पर बैठी रूहाना किसी का इंतजार कर रही थी, तभी उसके कंधे पर कोई टैप करता है। उसे देखते ही रूहाना उठकर खड़ी होती है और जाकर उस इंसान के गले लग जाती है। वह इंसान भी उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है। रूहाना उसे देखते हुए बोली, आप कब आए इंडिया? ये सुनते ही वो इंसान, जिसकी उम्र यही करीब 30 के लगभग होगी, वह बैठते हुए बोला, मैं कुछ दिन पहले ही इंडिया आ चुका था। ये सुन रूहाना उसे देखते हुए मुंह बना बोली, तो अब आप मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं? ये सुनते ही वो इंसान, जिसका नाम ऋतिक था, वो बोला, मैं जब घर पर आया तो मुझे पता चला कि तुम तो न जाने कितने साल से ही घर छोड़ चुकी हो, तो फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, और पता चला तुम कहीं और रहती हो तो बस तुमसे मिलने आ गया। ये सुनते ही रूहाना मुस्कुरा देती है और तभी उनका डिनर वहां पर आ जाता है। रूहाना उसके लिए डिनर परोसती है और खुद के लिए भी। तभी सामने ऋतिक बोला, घर कब चल रही हो? ये सुनते ही रूहाना उसे देखी और अपना चेहरा नीचे करते हुए बोली, भाई मैं उस घर में नहीं जा सकती जहां सिर्फ मतलबी लोग रहते हैं और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रूहाना को ऐसे बोलते ही सामने बैठा शख्स किसी सोच में गुम होते हुए बोला, सही कहा, पर गलती तो मेरी भी है ना, मैं भी उस मतलब में कहीं ना कहीं उनके साथ था। ये सुनते ही रूहाना नजरें ऊपर कर उसे देखते हुए बोली, हाँ भाई गलती आपकी थी, पर पता है मैं आपसे क्यों बात करना नहीं छोड़ा? ऋतिक उसे देखा है तो रूहाना बोली, क्योंकि आपको इन सब में फंसाया गया था, आप ऐसे नहीं थे, आपको सिचुएशन को दुश्मनी के लिए यूज किया गया था। ये सुनते ही ऋतिक गहरी सांस लेकर खाना खाने लगता है और बोला, और उस मेरी वजह से तुम्हारा भी सब कुछ बर्बाद हुआ। ये सुन रूहाना बोली, मेरे और आपके सिचुएशन में अंतर है भाई। आप तो खुद शिकार बने थे, पर मेरे लिए तो जानबूझकर जाल बिछाया गया था। ये सुन ऋतिक उसे देखा है और उसके कंधे पर हाथ रखता है तो रूहाना बोली, एम फाइन। ये बोल वह अपने भाई को जो 4 साल बाद देख रही थी। इतनी गौर से खुद को देखते देख ऋतिक बोला, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये बोल खाने की एक बाइट फिर से लेता है। तभी रूहाना बोली, सच में भाई एक बात पूछूं? तभी रूहाना बोली, क्या आप उसे भूल गए? ये सुनते ही खाते हुए हाथ ऋतिक के रुक जाते हैं। ऋतिक रूहाना को देखने लगा जो गौर से उसे देख रही थी। अगले ही पल वह अपनी नजरें फेरते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे याद नहीं। ये सुनते ही रूहाना बोली, याद नहीं या ना जानने का नाटक कर रहे हो? ऋतिक अपने खाने को रोकते हुए बोला, रूहाना इन सब बातों को बीते हुए 4 साल हो गए हैं और मैं इन सब में अब बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। ये बोल वो उठते हुए बोला, मेरा हो गया, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही रूहाना बोली, आप जाओ, मेरा घर इस क्लब के थोड़े पास ही है, आप चाहे तो आप मेरे घर चल सकते हो। ये सुनते ही ऋतिक बोला, नहीं, मॉम को पता चलेगा कि मैं घर पर नहीं आया हूं तो जानती हो ना, तांडव करने लगेंगी। यह सुनते ही रूहाना बस मुस्कुरा देती है और ऋतिक उसके सर को सहलाकर प्यार से उसके माथे पर चुम वहां से चला जाता है। पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि कोई था जो उसे गुस्से में लाल पीली आंखों से देखे जा रहा था। उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वही रूहाना भी उठकर खड़ी होती है और बाहर जाने लगती है। तभी सामने खड़े राजस्व को देखकर ठिठक सी जाती है। राजस्व एकटक खड़ा उसे ही देख रहा था। ये देख रूहाना खुद को कंट्रोल कर वो साइड से होकर जाने लगती है। तभी राजस्व बोला, तो तुम इसलिए मेरे साथ मीटिंग नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम उस वाहियात घटिया इंसान के साथ डिनर करना चाहती थी? ये सुन रूहाना के कदम रुक जाते हैं और उसे देख बोली, भाई है मेरा, और इस दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा वाहियात और घटिया इंसान है तो वह तुम हो। ये बोल वो साइड से निकल बाहर चली जाती है। ये सुन राजस्व उसके पीछे जाता है और उसके बाह पकड़ खुद के करीब खींचते हुए बोला, क्या कहा तुमने? वाहियात घटिया इंसान मैं हूं? लड़कियों की जिंदगी बर्बाद उसने की है और तुम कहती हो वो घटिया मैं हूं? ये सुनते ही रूहाना झटके में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये बोल कौन रहा है? जब खुद एक लड़की पर अपना मर्दानगी दिखाते हो, वह मुझसे कह रहा है कि मेरा भाई कैसा है? ये बोल तो फिर से जाने लगती है। तभी राजस्व उसे गुस्से में पकड़कर खींचते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। ये सुनते ही रूहाना गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने लगी और बोली, हाँ कहा था, पर तब हम रिलेशनशिप में थे और अब हम रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए अपनी औकात में रहो। ये बोल फिर से अपना हाथ छुड़ा वहां से निकल जाती है। वही ये सुन राजस्व उसे गुस्से में देखते हुए बोला, तुम ये कैसे कह सकती हो कि हम रिलेशनशिप में नहीं है? अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही तुम मेरे साथ बिस्तर पर थी।
अपने लिए इतनी वाहियात बात सुनकर रूहाना के कदम रुक जाते हैं और वह गुस्से लाल भरी आंखों से उसे देखने लगती है तो राजस्व के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। रूहाना उसे देखते हुए बोली, तुम कितने नीच और कमीने इंसान हो। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे पास एक बीवी है जो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही है और तुम अपने आप को बहुत अच्छे इंसान बोलते हो। जो अपनी बीवी का भी नहीं हो सका वह किसी और क्या होगा। ये सुन राजस्व उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाते हुए बोला, मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, बट मैंने किया क्योंकि उसमें मेरा फायदा था। मैं अपनी बीवी के आज तक करीब नहीं गया, इसकी वजह भी कहीं ना कहीं तुम हो। ये सुनते ही रूहाना उसे देखने लगी तो राजस्व एक कदम बढ़ा उसके करीब पहुंच जाता है। रूहाना जाकर कार से टिक गई थी तो राजस्व उसके चेहरे को पकड़ ऊपर करते हुए बोला, आज तक मैंने अपनी बीवी से एक किस तक नहीं लिया, जानती हो क्यों? उसकी ऐसे बोलने पर न जाने क्यों रूहाना उसकी आंखों में देखने लगी। उसे बिलीव नहीं हुआ कि सच में राजस्व अपनी बीवी के करीब तक नहीं गया है। यह उसके लिए एक शौकन था, क्योंकि जो खुशबू मुझे तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर करती है वह किसी में भी नहीं है। ये सुनते ही रूहाना उसे गुस्से में देखते हुए बोली, सच में तुम कितने बड़े वाहियात इंसान हो। मुझे तो लगा मुझे छोड़कर कम से कम तुम अपनी बीवी के साथ लॉयल होंगे, पर तुमने भी उसे यूज किया अपने मतलब के लिए। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर तुमको सुकून नहीं मिला तो तुम खुद की बीवी को भी बर्बाद कर रहे हो। ये सुनते ही राजस्व कार के दोनों तरफ हाथ कर उसके बेहद करीब आता है और उसके करीब जा उसके बालों में अपना चेहरा छुपा उसे स्मेल करते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं अपने बीवी के करीब जाना भी चाहता हूं और जाऊंगा जरूर। यह सुनते ही रूहाना के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है, पर तभी राजस्व उसके हाथों को पकड़ते हुए उसकी मुट्ठी को खोल उसे बोला, पर जो सुकून मुझे तुम्हारे पास मिलती है ना वह मुझे किसी के पास नहीं, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास रोजाना चाहता हूं। ये सुन रूहाना उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से थोड़ी दूर करते हुए बोली, एक बार गलती हो गई, बार बार वह गलती नहीं करूंगी मैं। ये सुनते ही राजस्व बोला, मुझे तुम्हारे करीब आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, खुद तुम भी नहीं। रूहाना उसे लाल भरी आंखों से देखने लगी और बोली, जब अपने बीवी से प्यार नहीं करते हो, जब तुम्हें हर रोज किसी और के ही साथ बितानी है, तो ये रिश्ता ही क्यों निभा रहे हो? तो उसके साथ रिश्ते में क्यों हो? तलाक क्यों नहीं ले लेते? ये सुनते ही राजस्व बोला, वह मेरी बीवी है और हमेशा बन के रहेगी, क्योंकि वह पूरे माहेश्वरी कारपोरेशन की चाबी है। दादाजी की इकलौती इच्छा है, अगर मैं उसको अपने पास नहीं रखा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पावर। वो इतना ही कहता है कि रूहाना उसे घिन भरी नजरों से देखते हुए बोली, कितनी गिरे हुए इंसान होना राजस्व, अगर तुम्हारे पास इतनी ही टैलेंट थी तो तुम आज खुद की कंपनी खड़ा कर सकते थे, पर तुम उस जायदाद के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये सुनते ही राजस्व उसे देख क्रीपी स्माइल से बोला, अपना बिजनेस भी खड़ा करता और उससे शादी भी नहीं करता अगर मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक होता। रूहाना उसे देखी, आखिर वह भी यह बात जानना जो चाहती थी। तभी राजस्व हंसते हुए बोला, वह क्या है ना, अगर वह कंपनी, घर की सारी प्रॉपर्टी, अगर इसका हकदार मैं नहीं हुआ तो जरूर दादाजी उसे प्रॉपर्टी के सारे हिस्से को उस मानिक के नाम करेंगे, जो मैं कभी नहीं चाहता। सिर्फ इसलिए कि वह सब कुछ मानिक का ना हो जाए। तुमने किसी की जिंदगी भी बर्बाद करना जरूरी समझा, क्यों राजस्व, क्यों? आखिर तुम इतने गिरे हुए क्यों हो? कोई अपने ही भाई से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? ये सुनते ही राजस्व गुस्से में चिल्ला अपने हाथों को पीछे कार पर जोर से मारते हुए बोला, भाई नहीं, सौतेला भाई है मेरा, मेरे बाप का नाजायज औलाद है मानिक। ये सुनते ही रूहाना बोली, जब तुम्हारी मॉम ने उससे कभी सौतेला नहीं माना तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, और मानिक ने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। ये सुनते ही राजस्व बोला, तुम्हें पता है मुझे तुमसे चिढ़ क्यों होती है? क्योंकि तुम उसे मानिक की तरफदारी करती हो, जो मुझे पसंद नहीं। जो भी उससे मानिक के करीब जाएगा ना, उससे मैं उसे छीन लूंगा, चाहे वह माँ हो, चाहे वह पापा हो, चाहे वह दादाजी हो, चाहे उसका कोई प्रेमी हो, मैं हर किसी को छीन उसे हर समय दर्द में देखना चाहता हूँ। ये बोल मानिक उसे देखते हुए वहां से निकल जाता है। रूहाना उसे जाते हुए देखते रह जाती है और अपने सिर पर हाथ रख अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक खुद से सोचने लगती है, ये कैसा हो चुका है? कैसा इसके अंदर नफरत की सनक आ चुकी है? क्यों नहीं समझता कि मानिक तो खुद सबसे अलग हो, वह अपनी जिंदगी जीना चाहता है, क्यों पड़ा है उसके पीछे, और यह उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? क्यों नहीं समझता एक लड़की के लिए शादी के बाद हर रिश्ते कितनी इंपॉर्टेंट होती है? ये उसकी भी जीवन के साथ खेल रहा है। मुझे कुछ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ बर्बाद होने के बाद पछताने के सिवाय बात कुछ ना रह जाए। ये सोचते हुए वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट से सुमित, स्वाति और नीति तीनों ही निकलते हैं।
स्वाति और सुमित के बीच कुछ देर में ही एक दोस्ती सा हो गया था। नीति का मुंह अभी भी थोड़ा अजीब था। अजीब हो भी क्यों ना, सुमित ने उसे डिनर के समय पूरी तरह से इग्नोर किया था। सुमित तो फिर भी अनजान था, पर स्वाति, उसने तो नीति को एक बार देखा भी नहीं। जैसे वह वहां पर है ही नहीं। कैसे कैसे उसने अपना खाना निगल बाहर आने पर स्वाति ने सुमित से कहा, क्या हम दोनों के बीच एक छोटी सी दोस्ती की शुरुआत हो ही गई है, तो क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? ये सुनते ही सुमित बोला, नेकी पूछ पूछ, बिल्कुल, दोनों ही एक दूसरे का नंबर एक दूसरे को देते हैं। तभी सुमित बोला, वैसे मैं काफी साल बाद इंडिया में आया हूँ, जिस हिसाब से तुम्हारे साथ समय बिताया, मुझे सच में तुम्हारे साथ अच्छा लगा। सुमित को भी कोई ऐसा चाहिए था जो उसे हंसा सके, उससे बात कर सके, और स्वाति बिल्कुल वैसी थी। और वह खुश था। ऐसी दोस्त बार बार इस बीच में उसकी नजर नीति पर जाती है। वह चाहता था उससे बात करना, पर न जाने क्यों वो एक दूरी से बना देता है। आखिर वो उससे बात भी क्या करता। हंसी मजाक कर नहीं सकता, क्योंकि एक अलग ही रिश्ता जुड़ चुका था, और उस रिश्ते के जुड़ने से पहले जो उसके एहसास थे उसे भी तो उसे हटाना था। इसके लिए एक अच्छा वजह था किसी लड़की की दोस्ती करना, जो उसके लिए स्वाति से परफेक्ट कोई नहीं था। और उसने स्वाति से इसीलिए भी दोस्ती बढ़ाया क्योंकि वह नीति की दोस्ती थी, और उसे पता था कि यदि नीति की कोई दोस्त है तो वह जरूर अच्छी लड़की होगी। सुमित उन दोनों को छोड़ने के लिए निकल जाता है। पहले स्वाति का घर पड़ता है तो वह उसे ड्रॉप करता है, दोनों ही बाय करते हैं। उसके बाद वह नीति को छोड़ने के लिए निकल जाता है। काफी देर तक कार में शांति थी। नीति आगे ही बैठी हुई थी और अपना चेहरा विंडो से बाहर किए हुए थी। तभी उसकी नजर सुमित पर जाती है और वह सुमित को देख बोली, सुमित, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? ये सुनते ही सुमित बोला, हाँ बोलो। ये सुन नीति बोली, क्या तुम सच में स्वाति से सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे, या फिर वह इतना ही कहती है? कि सुमित मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा वैसा छिछोरा टाइप लड़का हूं? नीति उसे अजीब लुक देती है तो सुमित हंसते हुए बोला, माना कि मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता हूं, पर भूलो मत, दीक्षित परिवार मेरा घर है और वहां के संस्कार मेरे संस्कार। ये सुन नीति मुस्कुरा देती है, आखिर वह वहां के संस्कारों को देख जो चुकी थी। तभी सुमित बोला, स्वाति अच्छी लड़की है और वह काफी चुलबुली है, बात करने में भी अच्छा लगता है। ये सुनते ही नीति बोली, तुम्हें पता है वह पहली तुम हो जिससे वह इस तरह से बात कर रही है। हालांकि वह सभी से ऐसी बात करती है, पर जिस तरह से वह तुमसे बात कर रही थी वह किसी से नहीं बात की। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से है, बहुत मेहनत से वह यहाँ तक पहुंची है, और यदि उसने तुमसे दिल लगाया और तुमने ऐसा कुछ मजाक किया तो वह बहुत हट हो जाएगी। ये सुन सुमित बोला, यदि कल को ऐसा कुछ हुआ तो वह तुम्हारी देवरानी बनने के लिए परफेक्ट है। ये सुन नीति घुरती है और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो मेरी देवरानी बनने के लिए स्वाति परफेक्ट होगी। नीति को मुस्कुराते देख सुमित गाड़ी को टर्न करते हुए बोला, वैसे मैं भी तुमसे एक बात पूछूं? नीति उसे इशारा करती है बोलने का तो सुमित बोला, तुम्हें पता है तुम भी बहुत अच्छी हो, और मुझे पता है तुम दीक्षित परिवार में आकर और राघव की जिंदगी में आकर हमारे घर को पूरा स्वर्ग बनाने वाली हो। यह सुन नीति बस मुस्कुराकर अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ते हुए बोली, खुशनसीब में भी हूं कि मुझे इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा होने वाला पति मिल रहा है। सुमित चेहरे की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ जाती है, पर वो गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। वही रात के 11 बजे चुके थे। मानिक अपनी लैपटॉप पर कुछ काम किया जा रहा था। तभी उसकी नज़र लैपटॉप से हट सामने पड़ती है, जहां मन्नत सोफे पर बैठकर काम कर रही थी, पर अब वो सोफे पर आधे टेढ़े लटकी हुई थी। घर आने पर मन्नत वैदेही के पास जाकर काम की बातें बताती है। वैदेही को ना चाहते हुए भी इस बात की परमिशन देनी पड़ती है, क्योंकि मन्नत ने सभी के सामने ही यह बात बोली थी, और जहां तक हर कोई जानता था कि बॉस के असिस्टेंट होने पर और काम करने पर साथ होना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इस डील से राजस्व और महेश्वरी की भी कंपनी जुड़ी हुई थी, तो भला वैदेही कैसे मना कर सकती थी। पिछले 3 घंटे से दोनों ही काम में लगातार लगे हुए थे। यहाँ जाकर मन्नत को भी एहसास हुआ कि मानिक सिर्फ बैठने वालों में से नहीं, काम करने वालों में से है, क्योंकि पिछले घंटे से इस बीच उन दोनों के बीच कोई बातें नहीं हुई थी, और मानिक ने उसके काफी डिजाइन्स में मदद भी की थी जो काफी बेहतर थी। मानिक अपने लैपटॉप को बंद करता है और सिट सी टिक मन्नत को देखने लगता है। उसे अपनी जिंदगी पूरी उलझी हुई दिख रही थी। प्यार सामने होते हुए भी आखिर वह उसे खुद के करीब नहीं कर पा रहा था। अगर यहाँ पर रिश्तों की बंधन ना होती तो वह मन्नत को जबरदस्ती भी खुद के करीब रख सकता था, पर उसे पता था यदि वो ऐसा करेगा तो मन्नत खुद उससे दूर हो जाना चाहेगी, और जब मन्नत ही उसके पास नहीं आना चाहेगी तो वह कैसे उस पर हक जमाएगा। वो अपने प्यार की सीढ़ी को बहुत सब्र से पार कर रहा था, पर उसका सब्र भी अब बेसब्र होने लगा था।
वह गहरी सांस लेता है और अपनी शर्ट के ऊपरी बटन को खोल लूज करता है और अपने हाथों को फोल्ड करता है और वह उठकर मन्नत की तरफ कदम बढ़ाता है। हवा चलने से मन्नत के बाल जो उसके चेहरे पर उड़ रहे थे, जो मानिक को बेहद परेशान किया हुआ था, वह मन्नत के पास जाता है और उसके चेहरे से बालों को पीछे कर वह उसे ठीक से सोफे पर सुलाने के लिए उसे लेटाने लगता है। उसके ऐसा करते ही मन्नत करवट लेती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है। ये होते ही मानिक उसे देखने लगा। मन्नत बड़बड़ाते हुए बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आप मुझसे नाराज हो? मन्नत ये सब बड़बड़ाए जा रही थी, वही मानिक उसकी यह बातें सुने जा रहा था। आखिर वह कैसे नहीं समझता कि मन्नत किसके बारे में बात कर रही थी। उसे महसूस तो हुआ था, बट मन्नत के मुंह से सुन कि वो उसका कब से इंतजार कर रही है, यह एहसास होते ही उसका चेहरे पर एक स्माइल और आंखों में एक अजीब सा दर्द भी उतर आता है। वह अपना हाथ छुड़ाने लगता है, पर मन्नत उसका हाथ नहीं छोड़ती और वह उसके हाथ को अपने सर के नीचे कर लेती है और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। ये बोलते हुए उसके हाथों को कसकर पकड़ अपने सीने से लगा लेती है। मानिक उसे ही एक टक देखे जा रहा था। अगले ही पल वह वहीं सोफे के नीचे उसके पास बैठ जाता है और एक टक उसे ही देखने लगता है। बाहर से चल रही खिड़की की हवा जो मन्नत के जुल्फों को उसके बार बार चेहरे पर कर रही थी, वही मानिक उस जिद्दी बालों को बार बार उसके चेहरे से हटाए जा रहा था। मन्नत सुकून के साथ आंखें बंद कर लेटी हुई थी। वही मानिक मन्नत को देखा जिसके कंधे से दुपट्टे इस समय नीचे गिरा हुआ था। वह धीरे से उसके दुपट्टे को उठना है और उसके कंधे पर रख देता है। मानिक के छुअन अपने गर्दन पर महसूस करते हैं। मन्नत सिकुड़ से जाती है। अपने एहसासों से मन्नत पर इतना ज्यादा इफेक्ट देख मानिक उसके चेहरे में जैसे खो जाता है। मन्नत के दिन भर के हरकतों को याद कर और इस मन्नत को देखने में उसे जो सुकून था, वो सुकून उसे कहीं नहीं था। उसके गर्दन पर रखे हाथों को वह धीरे धीरे उसके चेहरे तक ले जाता है। वही मन्नत नींद में ही कसमसाने सी लगती है। वही मानिक उसके चेहरे पर हाथ रख धीरे धीरे उसके करीब होने लगता है। उसकी नज़र मन्नत के उस मासूम से प्यारे से चेहरे पर पड़ती है, जिस चेहरे को देखने के बाद पहली नज़र में ही मानिक अपना दिल दे बैठा था। वो उसे देख आगे बढ़ उसके गालों को चूम लेता है। मन्नत के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। स्माइल करते हुए मन्नत को देख मानिक की नज़र उसके होठों पर पड़ती है तो उसकी वही दबी हुई प्यास फिर से जागने लगती है, जो उसने पिछले ही दिन पहले ही अपनी प्यास को बुझाया था। उस प्यास को वो फिर से महसूस कर सकता था। वो खुद को रोकना चाहता था पर खुद को रोक नहीं पा रहा था। दिल बेपरवाह और बेकाबू सा होने लगा था। वह आगे बढ़ता है और धीरे धीरे मन्नत के करीब होने लगता है। मन्नत के बालों में अपना हाथों को डालता है और अगले ही पल अपने होठों को उसके होठों पर रख देता है। समय जैसे कुछ थम सा जाता है, मौसम की गति भी कुछ तेज सी हो जाती है। मन्नत को महसूस होता है तो उसके हाथ अचानक ही मानिक के शर्ट पर चले जाते हैं और अपने हाथों को उसके चेहरे पर टटोलने लगती है। मानिक आंखें बंद कर अपने होठों की तलब को मन्नत की होठों से बुझाने लगता है, जो पूरे दिन वो मन्नत को इग्नोर किया था, क्योंकि जब भी उसे देखता हूँ उसे वही सब कुछ याद आता है और उसके अंदर की एक अजीब सी तलब सी उठने से लगी थी। वह नहीं चाहता था कि वह मानिक बन मन्नत के करीब चला जाए, वरना मन्नत का क्या रिएक्शन होगा। पर अब जब वह उसके इतने करीब जा चुका था तो वह उससे दूर नहीं हो सकता था। वह धीरे उसके होठों पर अपनी दबाव बनाते हुए उसे किस करने लगता है। काफी देर तक उसके होठों से अपने होठों को उलझाए रहता है। वही मन्नत की भी सांसें तेज हो चली थी। वह तो इस एहसास को पाकर ही जैसे उसमें खो चुका था। मन्नत को सांस लेने में दिक्कत होते देख मानिक उससे दूर होता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। मन्नत के होंठ और पूरा चेहरा इस समय एकदम लाल था। वो मन्नत को धीरे से उठाकर सोफे पर लेट जाता है और उसे खुद के ऊपर कर लेता है। मन्नत उसके सीने पर अपने सर को रख देती है। मानिक सुकून से आंखें बंद कर अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगता है। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, पर वो इस पल को जीना चाहता था। वही इन सब से अनजान की दरवाजा खुलने से कोई था जिसकी नज़र मालिक और मन्नत दोनों पर था और उसकी आंखें इस समय बड़ी सी हो गई थी, पर वह इंसान वहां से जा चुका था। अगली सुबह मन्नत की जब आंखें खुलती हैं तो वह खुद को सोफे पर एक हल्की कंबल में लिपटी पाती है। सुबह की रोशनी जो विंडो से सीधे उसकी आंखों पर आ रही थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे महसूस होता है कि वह रात को काम करते करते यहीं पर सो चुकी थी, पर उसे कुछ एहसास होता है उस अनजान शख्स के करीबी का। वो उसे फील कर पा रही थी और झटके से उठकर बैठते हुए इधर उधर देखती है तो उसकी नज़रें विंडो की धूप से चमक रही एक इंसान पर पड़ती है, जो इस समय शर्टलेस खड़ा अपने हाथों में ब्रश लिए कुछ किया जा रहा था।
मन्नत की नज़र मानिक पर थम सी जाती है। वो एक टक उसे ही देखने लगती है। वही मानिक के हाथ लगातार उस पेंटिंग पर चले जा रहे थे। तभी मन्नत उठकर खड़ी होती है और धीरे धीरे उस तरफ जाने लगती है, और जैसे ही मानिक के बने हुए पेंटिंग को झांकने को होती है, अगले ही पल झटके से मानिक उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ कर देता है और उसे देखने लगा। मन्नत के सो के उठने के बाद मन्नत का चेहरा एकदम खिले हुए कली की जैसा लग रहा था। वो उसे ही देखे जा रहा था। तभी मन्नत उसका हाथ झटकते हुए बोली, यह क्या हरकत है? मानिक अपने होश में आता है और वो उसे देख बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही मन्नत चिढ़ते हुए बोली, पहले आप ये बताओ, मैं आपके सिर्फ पेंटिंग देखने के लिए झांक रही थी ना, आपने मुझे देखने क्यों नहीं दिया? ये बोल पीछे मुड़कर फिर से देखने को होती है तो मानिक फिर से उसे खुद की तरफ करते हुए बोला, तुम ऐसे किसी की प्राइवेट चीज नहीं देख सकती। ये सुन मन्नत धीर बनते हुए बोली, क्यों, ऐसा भी क्या बना दिया है? रुको रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी गर्लफ्रेंड की फोटो को बना दिया हो और किसी को दिखाना नहीं चाहते, और दिखाओगे भी कैसे? आप एक नहीं न जाने कितनी गर्लफ्रेंड की भरमार पड़ी है और देखने पर आपको मार भी पड़ेगी। मन्नत अपने ही धुन में बोले जा रही थी और मानिक उसे घूर कर देखे जा रहा था। मन्नत को एहसास होता है कि उसने फ्ले में क्या बोल दिया है, और उसकी नज़र मानिक पर जाती है तो वह अजीब हंसी हंसते हुए बोली, वह तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। वो मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, पर मेरे पास सामान नहीं है तो बस मैं ऐसे ही। ये सुनते ही मानिक बोला, तुम्हें पेंटिंग करनी है? ये सुनते ही मन्नत उसे उम्मीद भरी नज़र से देखने लगी, फिर कुछ सोचते हुए जल्दी से हाँ में हिलाती है। ये देख मानिक अपने उस पेंटिंग को एक नज़र देखा जहां सिर्फ एक आंखें बनी हुई थी और एक साइड का हिस्सा। मानिक को पेंटिंग की तरफ देखते देख मन्नत झटके से पीछे घूमती है और उस पेंटिंग को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह मानिक की तरफ देखते हुए बोली, इतनी सुंदर आंखें क्या सच में आपने बनाई है? मानिक मन्नत को ही देखने लगा। आखिर मन्नत खुद के ही आंखों को क्यों नहीं पहचान पाए? पहचानती भी कैसे? खुद को कभी गौर से देखा ही नहीं जितनी गौर से मानिक ने उसे देखा था। तभी मानिक मन्नत से बोला, क्या तुम इस पेंटिंग को कंप्लीट करोगी? ये सुन मन्नत उसे देखने लगी और हिचकिचाहट में बोली, पर मैं इसे कंप्लीट कैसे कर सकती हूँ? पर मानिक अगले ही पल अपनी पेंसिल पकड़ता है और मन्नत के हाथों में पकड़ा देता है। मन्नत मानिक को देखने लगी। अगर ही पल मानिक उसके करीब आता है और पीछे से उसके हाथों को पकड़ उस पेंसिल से उस पेंटिंग पर हाथ चलाने लगता है। मन्नत तो धक से रह जाती है। मानिक जो उसके बेहद करीब था, उसकी सांसें, उसकी करीबी उसे कुछ अलग ही एहसास सा दिला रही थी, पर वह खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह यह इंसान नहीं है। उसकी नज़र सामने पेंटिंग पर जाती है जहां मानिक उस पेंटिंग को बनाया जा रहा था। मन्नत मानिक को देखने लगी तो मानिक थोड़े और उसके करीब जा उसके हाथों को पकड़ पेंटिंग चलाया जा रहा था। मन्नत भी उसे जैसे जैसे हाथ चला रहा था वो चलाए जा रही थी। उसे कुछ देर में ही एहसास हो गया था कि मानिक वाकई में एक अच्छा पेंटर है, क्योंकि जैसा उसे ईशा ने बताया था मन्नत तो अपने ही ख्यालों गुम थी, पर देखते ही देखते वो पेंटिंग का एक ढांचा पूरा तैयार हो जाता है। मानिक के हाथ रुक चुके थे और मन्नत तो किसी गुम में खोई हुई थी। तभी मानिक उसके कान के पास धीरे से बोला, पेंटिंग कंप्लीट है। मन्नत मानिक को देखी तो मानिक उसे इशारे में आगे देखने को बोला। मन्नत जैसे ही सामने देखी उसकी आंखें और बड़ी हो जाती है। ये पेंटिंग हूबहू उसकी कॉपी थी। ये देख वह एक बार खुद को देखती है। वह जिस स्थिति में थी, जिस तरह से इस समय खड़ी थी, उसकी हाफ पेंटिंग उस पर उतारी गई थी। वो मानिक को ही देखने लगी। आखिर कोई कैसे इस तरह से पेंटिंग बना सकता है? मानिक उसे एक बार भी देखा भी नहीं, फिर कैसे वो उसकी पेंटिंग बना सकता है? क्योंकि एक इंसान की हूबहू पेंटिंग बनाने के लिए वो उसे बार बार देखकर ही पेंटिंग बनाएगा। मन्नत को इतने गौर से देखते देख मानिक उससे दूर होते हुए बोला, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो मेरे लिए। मैं घर में सभी की पेंटिंग बनाई थी तो सोचा तुम जैसे नेक्चुरी का भी पेंटिंग बना लूं। मन्नत अपने सोच से बाहर आती है और वह मानिक को देखते हुए बोली, आप मेरी पेंटिंग कैसे बनाएं? या तो कोई देखकर बनाएगा या फिर उस फीलिंग के साथ बनाना पड़ता है, और आपने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर कैसे मेरी इस रूप को उतार सकते हैं? मानिक बेख्याली में बोला, पूरी रात से तुम्हें ही तो देख रहा हूं। मन्नत बोली, क्या बोले? मानिक उसे एक साइड कर पेंटिंग के पेज को उतार उसे मोड़ बोला, यही अंतर है एक बिगिनर पेंटिंग में और एक बड़े आर्टिस्ट में। जब तुम एक आर्टिस्ट बन जाओगी तब तुम्हें समझ आएगा। ये कह वो उस पेंटिंग को हटाने लगता है। मन्नत उसे देखते हुए बोली, आप मेरी पेंटिंग को कहाँ ले जा रहे हो? यह आप मुझे दे दो। ये सुन मानिक उसे घूरते हुए बोला, तुम मेरी पेंटिंग की कीमत भी जानती हो जो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं?
ये सुनते ही मन्नत उसे देखते हुए कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ये तो गलत है। एक तो आपने मुझसे बिना पूछे मेरी पेंटिंग बनाई, ऊपर से आप इस पेंटिंग को अपने पास रख रहे हैं, ये गलत है। मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए, ये बोल मानिक से जिद करने लगी। शायद मन्नत को यह एहसास भी नहीं था कि वो दिन ब दिन मानिक के सामने एक जिद्दी बच्ची की तरह बिहेव करने लगी थी। जो वो सभी के सामने बेहद सिंपल और शांत रहती थी, वो मानिक से उतनी ही लड़ती झगड़ती थी। मानिक ने पेंटिंग को पीछे करते हुए बोला, दूर हटो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला और चुपचाप मेरे स्टडी रूम से दफा हो जाओ। ये सुन मन्नत उसके पास आते हुए बोली, नहीं मुझे चाहिए। ये कह वो पेंटिंग को छीनने की कोशिश करने लगती है। मानिक पेंटिंग को कभी इस हाथ से उस हाथ करते हुए पेंटिंग को दूर करते हुए बोला, मन्नत जिद मत करो, तुम्हें ये पेंटिंग नहीं मिलने वाली, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। पर मन्नत भी जिद करते हुए बोली, नहीं आप मेरी पेंटिंग को ऐसे अपने साथ नहीं रख सकते, मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए। ये कह वो मानिक के कंधे पर हाथ रख वो उछलकर उस पेंटिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगी। मानिक भी पेंटिंग को उससे दूर करने की कोशिश करने लगता है। इस बीच में दोनों ही बेहद करीब एक दूसरे के आ चुके थे। इस बात से अनजान डोर पर खड़े कुछ लोग उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वही वैदेही की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके बगल में खड़ी एक औरत अपने मुंह पर हाथ रखी होती है। तभी मन्नत फिर से बोली, मानिक प्लीज मुझे चाहिए मेरी पेंटिंग। उसके बच्चों जैसी बातें सुन मानिक उसे ही देखने लगता है। मानिक को खुद की तरफ देखते देख पेंटिंग को छीन लेती है, पर अगले ही पल एक जोर से आवाज गूंजती है। मन्नत इतनी तेज से आवाज वैदेही की सुन मन्नत थीथक सी जाती है। उसके हाथ जो मानिक के कंधे पर थे उस पर कस जाते हैं और उसके हाथ से पेंटिंग छूटकर नीचे गिर जाती है। वही बगल में खड़ी औरत बोलती है, घोर कलयुग, मैंने ऐसा निर्लज्ज बहू आज तक नहीं देखा। मन्नत जैसे ही वैदेही की आवाज सुनती है वो थीथक सी जाती है, उसके हाथ से पेंटिंग छूटकर गिर जाती है। वही मानिक ने सामने देखा तो सामने खड़े इंसान को देख एक नजर वो मन्नत को देखा और उसके हाथ को अपनी कंधे से नीचे करता है। मन्नत पीछे मुड़कर देखी तो सामने वैदेही उसे ही देखे जा रही थी। वैदेही अपने कदम आगे बढ़ाती है और सोफे पर रखे दुपट्टे को उसके कंधे पर रख बोली, जाओ जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। ये सुन मन्नत चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही वैदेही एक नज़र मानिक को देखी, फिर वो वहां से नीचे चली जाती है। वही बगल में खड़ी औरत मानिक को देखकर कुछ कहने को होती है, पर अगले ही पल मानिक की घूमती हुई नज़र खुद पर पाती है तो वो तुरंत वहां से निकल जाती है। वही मानिक उनके जाने के बाद एक नज़र नीचे गिरी हुई उस तस्वीर को उठाती है और फिर खुद से कहता है, अगर यह घर में है तो जरूर आग लगाएगी, मुझे कुछ करना होगा। ये बोल वो वॉशरूम चला जाता है। वही मन्नत अपने कमरे में इस समय तैयार हो रही थी। तभी उसे ध्यान आता है कि पिछली रात राजस्व अभी तक घर नहीं आया था। मन्नत अपने दुपट्टे को कंधे पर रखती है और वो फोन से राजस्व को कॉल लगाने लगती है, पर राजस्व कॉल नहीं रिसीव करता। ये देख पीछे से आ रही वैदेही बोली, क्या हुआ, कॉल नहीं उठा रहा है राजस्व का? ये सुनते ही मन्नत पीछे देखी तो वैदेही बोली, यही काम तुम पिछले रात की होती तो पता चलाता कि आखिर वह है कहाँ। मन्नत अपना सिर नीचे झुका लेती है। ये देख वैदेही उसके पास आती है और मन्नत के साइड दुपट्टे को दूसरे साइड भी रखते हुए बोली, इस घर की इज्जत मान सम्मान मर्यादा एक बहू के हाथ में होता है। अगर वह चाहे तो अपने हरकतों से घर को सुंदर भी बना सकती है और चाहे तो घर को बर्बाद भी। मन्नत उन्हें हैरानी से देखने लगी तो वैदेही उसे आईने की तरफ इशारा करते हुए बोली, और एक शादीशुदा औरत का सिंगार ही उसे अपने पति को बांधकर रखना देता है। मन्नत ने नोटिस किया कि उसने सिंदूर नहीं लगाया था। ये देख वह झुककर सिंदूर को उठती है और उसे लगाने को होती है। तभी वैदेही बोली, पर सिंदूर की भी कीमत तब होती है जब सच में तुम्हें अपने उसे सिंदूर से जुड़े इंसान का फिक्र हो। मन्नत जो कब से सब कुछ सुने जा रही थी वो सिंदूर को अपने माथे पर लगाते हुए सिंदूर को रख वैदेही के सामने मुड़कर बोली, माँ सिंदूर जोड़कर रखता है, पर उसके लिए पहले इंसान का जुड़ना भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि कोशिश एक ही इंसान करे। ये सुन वैदेही उसे देखी तो मन्नत बोली, जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि मुझे अपने पति की चिंता क्यों नहीं है, मुझे अपने पति के आने जाने की खबर क्यों नहीं है? क्या कभी आपने अपने बेटे से पूछा कि आखिर वो अपनी पत्नी की चिंता क्यों नहीं करते हैं? वो मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं? वो कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं। आते हैं तो अपने स्टडी रूम में बैठे रहते हैं। क्या कभी भी उन्होंने मुझे उसे दृष्टि से देखा कि जिससे मुझे भी उनके प्रति एक लगाव हो? इतना कुछ मन्नत बोल गई जिसकी उम्मीद वैदेही को नहीं थी। वैदेही मन्नत से बोली, मन्नत तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरा बेटा? वह इतना ही बोली कि वह मन्नत बोली,
माँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ जिस रिश्ते को आप मुझसे जबरदस्ती निभाने के लिए कह रही हैं, क्या कभी वो रिश्ता सच में एक सफल रहा है, और यदि नहीं तो सिर्फ आप एक से उम्मीद कैसे कर सकती हैं। ये बोल मन्नत जाने लगती है तो वैदेही पीछे से बोली, रुको मन्नत। मन्नत के कदम रुक जाते हैं तो वैदेही उसके सामने आते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो और क्या नहीं, बट मैं तुम्हें ये रिमेंबर करना चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी इस घर के बड़े मुखिया ने तय की है और वह इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे, फिर चाहे इस रिश्ते को तुम खत्म करना चाहो या चाहे राजस्व। और रही बात रिश्ते जुड़ने की, तो यदि दूसरा प्रयास नहीं कर रहा तो इस रिश्ते को जोड़ने का प्रयास तुम्हें भी करना चाहिए। ये सुन मन्नत उन्हें देखने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से चली जाती है। वैदेही खुद से कहती है, शायद मैं ही नजर रखने में थोड़ी देरी कर दी। ये बोल वह नीचे जाती है। वही नीचे हॉल में बैठी वह औरत जो कोई और नहीं वैदेही की भाभी थी, वो दादी से हंसते हुए किस्से सुनाई जा रही थी। तभी मन्नत नीचे उतर कर आती है तो दादी मन्नत को आवाज लगाते हुए बोली, मन्नत बेटा यहाँ आओ। मन्नत उनके पास जाती है तो दादी बोली, ये राजस्व की मामी है। ये सुनते ही मन्नत उनके पैर छूने जाती है तो उसकी मामी जिनका नाम प्रमिला था वो उसे रोकते हुए बोली, अरे क्या कर रही हो तुम, मुझे कंगाल करना चाहती हो। मन्नत कुछ समझ नहीं पाती तो दादी बात संभालते हुए बोली, अरे बेटा, इनके कहने का मतलब ये है कि नियम के अनुसार मामा मामी के पैर नहीं छूना चाहिए। ये सुन मन्नत उन्हें नमस्ते करती है। प्रमिला दूर से ही उसे बोली, ठीक है, वैसे तुम तो वही हो ना जो मानिक के कमरे में थी। यह सुनते ही वहां बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर प्रमिला कुछ और कहती तभी उसकी नजर घूरती हुई वैदेही पर पड़ी तो वह चुप हो जाती है। वो बात बदलते हुए बोली, अरे वह तो मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो हमें स्टडी रूम से किसी के लड़ने की आवाज आ रही थी। हमने देखा तो सामने ये दोनों एक पेपर के लिए एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे थे। ये सुनते ही ऊपर से आते हुए मानिक ने कहा, क्या बात है मामी, आप तो बहुत ज्यादा ही कोई चीज नोटिस करने लगी। काश अगर आप यह नोटिस थोड़े अपने बेटे के बारे में भी करती तो शायद आज वो कुछ और ही होता। प्रमिला जिसका दिल जल जाता है मानिक की बात सुनकर, वह उसे देखते हुए बोली, मानिक तुम छोटे हो, तुम्हें अपनी मामी से कैसी बात करनी चाहिए, तुम्हें इतना भी नहीं पता। ये सुनते ही मानिक वहां बैठते हुए बोला, अब क्या करें, जब बड़े ही बात करने की तहजीब भूल जाते हैं तो छोटों को ही बात करने का तरीका समझना पड़ता है। ये सुन वैदेही को देखते हुए मानिक बोला, माँ आज मुझे नाश्ते में बिरयानी चाहिए, अपने बहू से बोल देना कि मेरे लिए जल्दी जल्दी तैयार कर दे। ये बोल एक नज़र मन्नत को देखा है, वही मन्नत चुपचाप किचन में चली जाती है। किचन में जाते ही उसे वहां नीति और ईशा दिखते हैं। वह वहां जाकर एक गहरी सांस लेकर बोली, ये है कौन। ये सुनते ही नीति बोली, यह मामी है, इनको वो फिल्मी सीरियल वाली सुना है ना, विलेन टाइप वाली, बस वही है, जरा बच के रहना। ये सुन ईशा बोली, इन्हें तो सिर्फ मानिक भाई ही जवाब दे सकते हैं, बाकी तो इनकी कोई कुछ कहता नहीं। ये सुनते ही नीति बोली, अभी तो ये कम है, अभी इनका बेटा और बेटी भी यहाँ पर हाजिर होने वाले हैं। ये सुन मन्नत कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद सभी का ब्रेकफास्ट तैयार कर तीनों ही परोसने के लिए जाती है। तभी मेन गेट का डोर खुलता है और वहां से एक लड़की अपने बैग को खींचते हुए अंदर आती है। उस लड़की ने एक लंबी सी अनारकली सूट पहनी हुई थी, बालों को उसने चोटी बनाया हुआ था और दुपट्टे को बड़े ही सलीके से टांगे हुए थी। देखने से फुल संस्कारी लग रही थी। वो अंदर आती है तो प्रमिला उसे देखते हुए बोली, स्वीटी तू आ गई। यह कह वो उसे गले लगाने के लिए बुलाती है। स्वीटी बैग रखते हुए तुरंत जाती है और अपनी माँ के पैर छू लेती है। ये देख मन्नत और ईशा एक दूसरे को देखते हैं। तभी ईशा उसके कानों में धीरे से बोली, पूरी की पूरी फैमिली ही ड्रामा क्वीन है, अभी आगे देखो होता है क्या। वो लड़की जिसका नाम स्वीटी था वो सभी से मिलती है। वैदेही के पास जाते हुए बोली, माँ देखिए मैं आ गई। यह सुनते ही वैदेही मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख देती है। वही मानिक जो अपने मोबाइल में गुम था वो खुद से बोला, आ गई चिपको। तभी स्वीटी की नज़र मानिक पर पड़ती है तो वह मानिक को ही देखने लगी। वो उसे देखते हुए धीरे से उसके पास जाते हुए बोली, हेलो मानिक जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मानिक अपनी नज़रें उठा उसे देखते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनते ही ईशा की हंसी निकल जाती है। स्वीटी का तो मुंह देखने ही लायक रह गया था। तभी वैदेही बोली, स्वीटी बेटा तुम भी नाश्ता करके चलना। ये सुनते ही स्वीटी बोली, बुआ माँ मैं ट्रैवल करा रही हूँ, नहा कर ही खाना खाऊंगी। यह बोल वह गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। वही उसे देख दादी बोली, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने प्रमिला बेटा। ये सुनते ही प्रमिला हंसते हुए बोली, हाँ माँ जी यह तो है।
ब्रेकफास्ट करते हुए मानिक उठते हुए बोला, चलो हमें लेट हो रहा है। ये सुनते ही मन्नत मानिक को देखने लगी तो मानिक बोला, क्या हुआ? ये सुनते ही मन्नत हड़बड़ाते हुए बोली, आप चलिए मैं आ जाऊंगी। यह सुनते ही मानिक बोला, क्यों, साथ में क्यों नहीं चल सकती? यह बोल अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादू जब दोनों को एक ही जगह पर जाना है तो क्या हम एक साथ जाए, कोई प्रॉब्लम? ये सुनते ही प्रताप जी बोले, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इससे तो अच्छा रहेगा कि मन्नत की सेफ्टी का भी हमें कोई टेंशन नहीं होगा। ये सुन मन्नत कुछ नहीं बोलती और मानिक के साथ चली जाती है। ये देख प्रमिला धीरे से वैदेही के कान के पास जाकर बोली, जी जी बुरा मत मानना पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ राघव इस समय आशी की कंपनी में खड़ा अपने सारे काम देखे जा रहा था। उसका काम ऑलमोस्ट हो चुका था। अब उसका यहाँ पर विशेष कोई काम नहीं था। वो इंतजार कर रहा था आशी का ताकि वो इस मैटर में बात कर सके। आशी जो अभी तक कंपनी नहीं आई थी वो रुबीना से फिर से पूछा तो रुबीना बोली, सर मैंने मैसेज किया है, वो आ रही होंगी। ये सुन राघव कुछ नहीं बोला और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम के समय वो ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था। सूरज डूब रही थी तभी अचानक ही वो गाड़ी रोकता है। सामने बह रही नदी के किनारे एक जानी पहचानी लड़की बैठी हुई थी। राघव कुछ पर सोचता है और गाड़ी रोक वह बाहर निकल जाता है। वो जाकर उस लड़की के पीछे खड़ा होकर बोला, क्या हुआ, सुसाइड करने वाली हो क्या? ये सुनते ही वहां बैठी आशी पीछे घूमकर उसे देखती है और फिर अपनी नजर सामने करती हुई बोली, मैं कोई कमजोर अबला नारी नहीं हूं जो मैं सुसाइड करूं। आशी का टेढ़ा शब्द सुनकर राघव को यकीन होता है कि वो सही है। वो आशी के पास ही बैठ जाता है और उसे देख बोला, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही आशी उसे देखते हुए बोली, क्या बात है मिस्टर दीक्षित, आप वह भी मेरा इंतजार? अगर आपके होने वाली बीवी को ये बात पता चलेगी तो उसे बुरा लग सकता है। ये सुन राघव खुद से बोला, यह नहीं सुधर सकती, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर उसे देख बोला, मेरे ऑफिस का काम हो चुका है और मेरे हिसाब से आने वाले एक हफ्ते तक में काम खत्म हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा अब वहां रहना जरूरी है। ये सुनते ही आशी उसे देखते हुए बोली, कंपनी से रिलेटेड कंपनी की बॉस से बात करना होता है और मैं यहाँ कोई कंपनी बॉस नहीं बैठी हूँ। राघव बस उसे घूरता है तो आशी सामने देखने लगती है। तभी राघव बोला, क्या तुम कल की बातों से? वो इतना ही रहती है कि आशी उठते हुए बोली, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई आकर मुझे एहसास दिलाए कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। ये कह जाने लगी तभी पीछे से राघव उसका हाथ पकड़ लेता है। ये होते ही आशी उसे देखने लगी और बोली, क्या बात है, इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है आपका मिस्टर दीक्षित? ये सुनते ही राघव बोला, जरूरी नहीं कि कोई इंसान हाथ पकड़े तो उसका इरादा ही गलत हो। ये सुन आशी उसे देखते हुए बोली, मर्द सारे सब एक जैसे होते हैं, सबकी नियत में खोट होती है। ये सुनते ही राघव अपनी घड़ी का टाइम देखते हुए बोला, वैसे अभी शाम के 5 बजे बज रहे हैं, मेरे पास कुछ घंटे हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एहसास दिला सकता हूँ कि हर आदमी ऐसा नहीं होता है। ये सुन आशी उसे देखती है तो राघव उसका हाथ पकड़ ले जाते हुए बोला, चलो। वो उसे ले जाकर अपनी गाड़ी की डोर को खोलता है और उसे बैठने को बोलता है। खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वही आशी राघव को देखे जा रही थी। अगले ही पल अपना चेहरा वो विंडो के सामने कर लेती है और उसके चेहरे पर इतनी तिरछी स्माइल आ जाती है। वही मन्नत टाइम देखते हुए प्राची से बोली, प्राची शाम के 5:30 बज चुके हैं, कुछ देर में हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनते ही प्राची उसे देखते हुए बोली, तेरा काम हो चुका है? ये सुन मन्नत बोली, हाँ मेरा काम हो चुका है। ये सुन प्राची बोली, तो तू जाकर इसी सबमिट कर दे। ये सुन मन्नत बोली, बस मेरी एक काम और रह गया है, उसको कर, फिर मैं जमा करती हूँ, फिर हम चलते हैं। ये सब बोल ही रही थी तभी अंदर एक लड़की अंदर आती है। सभी की नजर उस पर जाती है। तभी वो लड़की सभी को हाथ हिलाते हुए है हाय करती है तो ऑफिस में बैठे कई कलीग उसे हाय करते हैं। वो लड़की तुरंत वहां से लिफ्ट की तरफ चल दूसरे फ्लोर पर चली जाती है। वही मन्नत ये देख फिर उसे इग्नोर कर वो अपने फाइल को उठाती है और वो मानिक के केबिन की तरफ चली जाती है। वो केबिन के डोर के पास जाकर जैसे ही डोर खोलती है वैसे ही सामने की नजारा देख उसकी आंखें ही बड़ी हो जाती है। अभी अभी जिस लड़की को उसने देखा था वो मानिक के गले से लगी हुई थी और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आई मिस यू मानिक। मानिक जो उससे अभी इरिटेट सा हो रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर मन्नत पर पड़ी वो अगले ही पल उसके कमर पर हाथ रख शिवानी को अपने गले से लगाते हुए बोला, आई मिस यू टू शिवानी। वही मन्नत जिसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, पर न जाने क्यों मानिक का उस लड़की को ऐसे पकड़ना उसे अच्छा नहीं लगा। वही डोर के खुलने पर जैसे ही शिवानी पीछे देखी किसी नई कलीग को ऐसे आते देख वो थोड़ी तेज आवाज में बोली,
तुम्हें किसी ने मैंने नहीं सिखाया कि कंपनी में बॉस की परमिशन के अंदर नहीं आते हैं। मन्नत के केबिन में इंटर करते ही सामने का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे मानिक का उस लड़की के इतने करीब होना अच्छा नहीं लगता, बट शिवानी का बोलना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो शिवानी को जवाब देते हुए बोली, मैडम अगर आप लोगों को रोमांस करना हो तो आपको अंदर से दरवाजा लॉक करके रखना चाहिए था, ना कि खुले ताकि कोई भी आ जाए और चला जाए। ये कह वह मानिक को देखते हुए बोली, मेरे काम कंप्लीट हो चुके हैं और मैं यही देने आई थी। यह बोल वह दे चली जाती है। मानिक मन्नत की आंखों में एक नाराजगी देख सकता था। मन्नत के जाते ही मानिक उससे दूर हो जाता है और ये देख शिवानी बोली, कितनी बदतमीज है लड़की है। ये सुनते ही मानिक शिवानी को देखते हुए बोला, उसे बदतमीज नहीं बदतमीजी तुम कर रही थी। ये सुन शिवानी मुंह बनाकर देखते हुए बोली, मानिक यू नो ना आई लव यू। ये सुन मानिक बोल, बट यू नो ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू। ये सुन शिवानी का चेहरा उतर जाता है। तभी वो मानिक से फिर से पूछी, वैसे वो लड़की कौन थी। ये सुन मानिक मन्नत के लाए हुए डिजाइन्स को देखते हुए बोला, ये ब्राइड डिपार्टमेंट की नई इंटर्न है, भूल गई। ये सुनते ही शिवानी को याद आता है और याद आने के साथ साथ ही उसे एक जलसा होता है, पर उसने उसकी मांग में सिंदूर देखा था। ये देख कोई गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है चलो ना हम कहीं डिनर पर आज चलते हैं। ये सुन मानिक उसे देखते हुए बोला, आज नहीं जाकर अपने डिपार्टमेंट संभालो। ये कह वो कैबिन से जाने का इशारा करता है तो शिवानी को जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में सुमित और रोहित दोनों ही एक साथ ऑपरेशन ओटी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल सुमित गहरी सांस लेकर बोला, कितनी मुश्किल होती है ना लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए खुद को भी पूरी तरह से झोंक देना। ये सुन रोहित बोला, करना ही पड़ता है क्योंकि जब पेशेंट एक हॉस्पिटल बेड पर लेट होता है तो भगवान से भी ज्यादा लोग उम्मीद एक डॉक्टर को दिखाते हैं। ये सुन सुमित बस सर हिला देता है। तभी रोहित बोला, चलो कॉफी पीकर फिर अपने अपने घर के लिए चलते हैं। ये सुन दोनों कॉफी एरिया में जाते हैं। तभी रोहित की नजर वहां पर बैठी स्वाति पर पड़ती है। स्वाति उसे देखते ही हाथ हिलाते हुए बोली है, सुमित। सुमित की नजर जैसे ही स्वाति पर जाती है तो वह उसे देख मुस्कुरा देता है। स्वाति उसके पास आते हुए बोली, तुम फ्री हो गए। ये सुन सुमित बोला, इसका मतलब तुम पहले से ही यहाँ बैठी हो। ये सुन स्वाति सिर हिलती है। तभी स्वाति की नजर रोहित पर पड़ी। वह रोहित को देखते हुए बोली, हेलो भाई। ये सुन रोहित बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुमित रोहित को देखते हुए बोला, क्या तुम इसे जानते हो। यह सुन रोहित बोला, हाँ मैं जानता हूँ, यह मेरी बहन नीति की फ्रेंड है। ये सुन सुमित को याद आता है कि रोहित मानिक का दोस्त है। ये याद आते ही वो बोला, हाँ। ये सुन रोहित बोला, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। सुमित ने ना कहा तो स्वाति ने हाँ कहा। ये देख और सुन रोहित असामंजस में रोहित दोनों को देखा तो स्वाति एक्सप्लेनेशन देते हुए बोली, भाई ये हमारी दूसरी मुलाकात है, बस हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात एक अच्छी सी डेट में बदल जाए, क्यों सुमित। सुमित उसे देख बोला, अगर तुम चाहो तो हम सभी काफी पी सकते हैं। ये सुन स्वाति बोली, आइडिया बुरा नहीं है। तभी रोहित बोला, तुम दोनों काफी एंजॉय करो, मैं किसी को कॉल कर आता हूँ। ये सुन सुमित कुछ कहता कि रोहित वहां से चला जाता है। ये देख स्वाति बोली, चले। सुमित उसके साथ कॉफी एरिया के एक तरफ लॉबी में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहित प्राची को कॉल करता है जो अपना सामान समेत वहां कुछ देर में निकलने को होती है। रोहित का कॉल दे वो उसे रिसीव करती है तो रोहित बोला, कहाँ हो तुम। ये सुन प्राची बोली, ऑफिस से निकल रही हूँ। ये सुन रोहित बोला, मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये बोल वो कॉल कट कर देता है। वो एक नज़र सुमित और स्वाति को देखा है और फिर वहां से चला जाता है। वही स्वाति कॉफी पीते हुए बोली, न यहाँ की भी कॉफी काफी अच्छी है। ये सुमित बोला, अब इतने बड़े बिजनेसमैन का हॉस्पिटल है तो स्पेशलिटी तो देंगे ही। यह सुन स्वाति सिर हिला दी। कॉफी पीते हुए सुमित पूछा, वैसे तुम यहाँ क्यों, कोई काम था। स्वाति उसे देख बोली, बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली गई। ये सुन सुमित स्वाति को ध्यान से देखने लगा और उसे नीति की कही बातें याद आने लगी तो वह याद आते ही वो कॉफी पीते हुए बोला, तुम मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ बाहर चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मन्नत जा चुकी थी और प्राची रोहित का ही इंतजार कर रही थी। तभी बाहर मानिक निकलता है और प्राची को अकेले देख बोला, क्या हुआ, तुम अकेली हो। तुम्हारी दोस्त। यह सुन प्राची बोली, वो तो पहले ही जा चुकी है। ये सुन मानिक बोला, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये सुन प्राची कुछ बोलती तभी सामने गाड़ी रुकती है। गाड़ी का डोर खोलते ही मानिक प्राची को देख बोला, ओहो, तो पता ही नहीं था कि आप किसी और के साथ जाने में इंटरेस्टेड है। आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। ये सुन प्राची मुस्कुराते हुए बोली,
अगर आप अभी भी मुझे ऑफर दे तो मैं उस ऑफर को ठुकरा सकती हूँ। ये सुन रहा रोहित घूरकर प्राची को देखा है, तभी मानिक बोला, मुझे किसी का कच्चा खाना नहीं बनना। ये कह वो गुड लक रोहित को दिखाते हुए अपनी गाड़ी से वहां से निकल जाता है। वहीं प्राची रोहित के साथ बैठकर उसके साथ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमित और स्वाति दोनों इस समय एक साथ कार में थे। स्वाति मुस्कुराकर सुमित से बोली, क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? ये सुमित उसे देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनते ही स्वाति बिना देरी लगाए हाँ में सिर हिलाती है। ये देख सुमित बोला, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो? ये सुन स्वाति मुस्कुराते भी बोली, उसका रीजन बता देना कि तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो, मैं अपने कदम पीछे खींच लूंगी। यह सुन सुमित के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है और वो उसे देख बोला, तुम्हें पता है तुम सच में काफी अच्छी हो। ये सुन वो बस मुस्कुरा देती है। सुमित गाड़ी को ड्राइव करते हुए बोला, मैं किसी और से प्यार जो भी कहो फर्स्ट साइड लव हुआ है। वैसे मेरी जिंदगी मैंने बहुत लड़कियों को चांस मारी पर मेरे दिल में भी कोई उतरी तो वो एक लड़की थी, स्वाति। उसकी बात सुन स्वाति उसे देखी तो सुमित बोला, पर अफसोस कि वो लड़की अब मेरी नहीं है। ये सुन स्वाति बोली, जब वो लड़की तुम्हारे दिल में नहीं है तो फिर ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें मेरे लिए जगह बन सकती है। ये सुन सुमित उसे देख बोला, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये सुन स्वाति बोली, वैसे भी मैं 3 से 4 साल तक शादी नहीं करने वाली, ट्राई करने में क्या जाता है। ये सुन सुमित मुस्कुराकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। कुछ देर के खामोशी के बाद स्वाति बोली, तुम जिस लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो या ये कहा जाए प्यार करते हो, कोई और नहीं नीति है ना? ये सुनते ही सुमित गाड़ी एक झटके के ब्रेक के साथ रोककर उसे देखने लगता है और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? ये सुनते ही स्वाति बोली, तुम्हारी नजरें, भले ही तुम उस दिन मुझसे फ्लर्ट बातें कर रहे थे और नीति को अवॉइड कर रहे थे, पर तुम्हारी नजरें बार बार उसे ही देखने की कोशिश कर रही थी। ये सुन सुमित चुप रहता है। ये देख स्वाति बोली, इसका मतलब मैं सही हूं? सुमित गाड़ी को ड्राइव करते हुए बोला, वो मेरी होने वाली भाभी है। ये सुन स्वाति उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, अगर तुमने मूव ऑन करने का सोच लिया है और नीति भी किसी और से प्यार करती है तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? ये सुन सुमित उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस बारे में सोचता हूं। ये सुन स्वाति हाथ बढ़ाते हुए बोली, फ्रेंड्स। सुमित उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए फ्रेंड्स दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मन्नत, जो अब तक घर आ चुकी थी और शाम के डिनर की तैयारी कर रही थी, घर आते ही उसे दिन की सारी बातें याद आने लगती है, पर उसे तो वह करना ही था। तभी बाहर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकते हैं उसमें से राजस्व अपने कदम बाहर निकालता है। अंदर आते ही राजस्व आवाज लगाते हुए बोला, मन्नत मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आना। ये बोल वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मन्नत जैसे ही राजस्व की आवाज सुनती है वो तुरंत उसके लिए काफी रेडी करती है और वह लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वही हाल में बैठे बैठे ही सब देखे जा रही थी। कमरे में पहुंचते ही मन्नत राजस्व को बाथरूम में शॉवर लेते देखी तो वो उसका इंतजार करने लगी। राजस्व की इधर उधर किए हुए कपड़ों को वो समेट हटाने लगती है। कुछ देर के बाद राजस्व टॉवल लपेटे हुए बाहर आता है। मन्नत जब उसे देखती है तो अपनी नजर उठाकर उसके लिए कपड़े निकालती है। राजस्व उसकी तरफ तौलिया बढ़ा देता है तो मन्नत उसके बालों को पोंछने लगती है। वहीं राजस्व रिलैक्स होकर कॉफी पीने लगता है और फिर मन्नत को एकटक देखने लगता है। उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर मन्नत थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। मन्नत उसे देखते हुए बोली, हो गया? ये कह वह जाने लगती है तो राजस्व उसका हाथ पकड़ लेता है। ये होते ही मन्नत उसे देखने लगी तो राजस्व उसे खुद के करीब कर अपनी गोद में खींच लेता है। ये सब होते ही मन्नत को तो कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या। अगले ही पर राजस्व उसके सीने से लग जाता है। मन्नत के हाथ पैर, पूरी बॉडी कांप जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसके नाखून खुद के ही मुट्ठी में धंसने लगे थे। उसे ये सब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। अगर पहले का रिश्ता उनका होता तो आज अलग बात होती, पर आज मन्नत के दिल में कोई और घर कर गया था। अब उसके बाद वह राजस्व की करीबी से अनकंफर्टेबल सी हो रही थी। राजा उसके ऐसे ही करीब होते हुए बोला, आई एम सॉरी। मन्नत उसे देखने लगी तो राजस्व उससे थोड़ा दूर होते हुए बोला, मन्नत मुझे नहीं पता कि हमारी शादी क्यों हुई और क्यों नहीं। शायद इसमें मेरा भी कुछ प्रॉफिट था, पर कभी कभी सोचता हूं कि अगर हम अपने इस शादी को शिद्दत से निभाएं तो शायद हम दोनों में एक दूसरे से प्यार भी हो जाए। ये सुन मन्नत उसे आंसू भरी आंखों से बस देखे जा रही थी। राजस्व उसे देखते हुए बोला, मेरी खुद की पत्नी होकर तुम इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो। मैं तुम्हें 1 महीने का समय दिया था, पर मैं चाहता हूं कि इन 1 महीने में हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी?
मन्नत राजस्व को ही देखे जा रहे थे। वो उसे देख बोला, सिर्फ एक मौका, ये कह उसका हाथ पकड़ लेता है। मन्नत कुछ नहीं कहती, तभी राजस्व उसे देख बोला, चलो साथ में डिनर करते हैं। ये सुन मन्नत हाँ में सिर हिला वहां से चली जाती है। बाहर आते ही उसके आंख के आंसू उसके गाल पर लुढ़क जाते हैं। अपने हाथ में लिए एक बार फिर से उस मोबाइल नंबर को देखती है जो पिछले कुछ दिनों से ट्राई कर रही थी पर रिसीव नहीं हो रहा था। वहीं नीचे डाइनिंग एरिया में इस समय सभी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। आशी भी अभी थोड़ी देर ही पहले आई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो घर के सभी लोग देखे जा रहे थे। वैदेही के चेहरे पर अपनी बेटी की मुस्कुराहट देख एक अलग ही सुकून था। वही मन्नत किचन में सभी खाना को बाउल में रखी, तभी वहां पर स्वीटी आते हुए बोली, क्या मैं भी कुछ हेल्प कर दूं? ये सुन मन्नत कुछ बोलती तभी स्वीटी बोली, पूछना क्या है, हेल्प कर ही देता हूं। ये बोल डिनर उठा बाहर लेकर जाने लगती है। मन्नत तो उसे ही देखे जा रही थी। मन्नत का चेहरा पूरा उतरा हुआ था। वही मानिक भी अपने कमरे से बाहर निकल बैठता है। स्वीटी सभी को खाना परोस रही थी, या ये कहा जाए खुद को एक परफेक्ट लड़की दिखाने के लिए वो हर कदम आगे ही चल रही थी। वही प्रमिला खाना खाते हुए दादी से बोली, माँ जी वैसे एक बात बताइए, राजस्व की भी शादी हो चुकी है और नीति की भी शादी हो रही है, पर इस घर में राजस्व के बाद कोई बड़ा है तो मानिक, उसकी शादी के लिए क्या आप लोगों ने लड़की देखा या नहीं? ये सुनते ही सभी की नज़र प्रमिला पर पड़ती है, जैसे प्रमिला ने कुछ ऐसा याद दिला दिया हो जिसे वह लोग भूल चुके हो। वही मानिक, ये सुनते ही उसकी नज़र मन्नत पर चली जाती है। ये चीज़ वहां बैठी प्रमिला भी नोटिस करती है और वहीं बैठा राजस्व भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।